नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका राज्य में खबरों पर नजर डालते हैं। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। बता दें आपको, विकास प्राधिकरण की रामायण वाटिका में शुक्रवार से 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया। जहां रामायण वाटिका को फूलों से सजाया गया, तो वहीं चौतरफा रंग बिरंगे फूलों की खुशबू देखी गई। तो वहीं 3D चित्रों में राम कथा का वर्णन भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। बरेली में लोगों के लिए रामायण वाटिका के रूप में एक नया रमणीक स्थल विकसित हो गया है। बता दें कि प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर राम कथा के वृत्तांत देखे जा सकते हैं। यहां पहुंचने वालों को भगवान श्री राम के साथ ही भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप भी दिखेंगे और इसके साथ ही जंगल का दृश्य भी देखेगा और विभिन्न प्रजातियों की चिड़ियों की चहचहाट भी सुनने को मिलेगी। फूलों की महक के बीच प्रकृति का सुंदर नजारा भी यहाँ दिख जाएगा। रामायण वाटिका में गुलाब, गेंदा समेत तमाम स्थानीय प्रजातियों के फूलों के संग हॉलैंड के ट्यूलिप के फूल और दक्षिण भारत से लाए गए गोआब, वाकली, पाडल और मृत संजीवनी के पौधे भी अपनी महक बिखेर रहे हैं। तो वहीं बीडीए के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यहां की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और शुक्रवार को जिले के विधायकों ने पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। पहले दिन प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसको लेकर बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकानंद ए और बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया कि 50,000 तरह के फूल और फूलों से सजी भगवान की आकृतियां मियाबा की पद्धति से करीब 9 महीने पहले 1600,000 पौधे लगाए गए। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां पर होली का त्योहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय है। जहां खुलेआम बाजारों में जहर बिक रहा है। नकली खोआ की हो रही है बिक्री। मिल्क पाउडर में रिफाइंड और आलू मिला बनाकर खोआ बाजारों में बेचा जा रहा है। इसी के साथ रासायनिक रंगों से रंगे पापड़, चिप्स बिक रहे हैं। खुलेआम जो सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। वहीं पामोलिन ऑयल से बनाया जा रहा सरसों का तेल, मिलावटी सरसों तेल से कैंसर जैसी बीमारी फैलने का भी खतरा है। मिठाइयों पर लगी चांदी के वर्क जो है वो खरीदारी कर रहे हैं लोग, और जो कि काफी हानिकारक है। इसी के संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य अजीत कुमार से बात की गई। उन्होंने कहा कि छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है और पूरे जिले में टीम मिठाई की दुकानों से नमूने एकत्र कर जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई कर रही है। जिले की खोआ मंडियों से नमूनों को लेकर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं होली का त्योहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। मिलावटखोर सक्रिय है जी। आपकी तरफ क्या अभियान चलाया गया, अब तक वो क्या कार्रवाई की गई? देखिए, होली के पर्व पे चूँकि कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो मिलावट की संभावना भी होती है। तो इसको दृष्टिगत हम लोग होली पे जो भी सामग्री ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनकी गुणवत्ता की जांच रैंडम आधार पे अभी सूचनाओं के आधार पर कर रहे हैं। अभी तक जनपद में हम लोगों ने खोए के नमूने विभिन्न स्थानों से लिए हैं। रंगीन कचरी जो ज़्यादा यूज़ होती है उनका भी नमूना लिया गया है, क्योंकि रंगीन अगर कलर ज़्यादा मिला हुआ है तो वो नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार से अन्य मैदा, बेसन, इन सब की भी जांच निरंतर टीमें कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं और जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां पे उनका नमूना भी लिया जा रहा है और यथावश्यकता कार्रवाई की जाती है। खुले तेल का भी सीजर भी किया गया है, जिसमें मिलावट की संभावना है। सब लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, किस तरह का उपयोग खाने में करें, क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जो एकदम आँख से हर व्यक्ति देख सकता है, बहुत ज़्यादा कलर्ड चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फूड ग्रेड कलर की मानक से ज़्यादा और या दूसरे कलर होने की संभावना है। दूसरा, जो भी आप खोया गुजिया बनाने के लिए ले रहे हैं, या वो एक तो जानी परखी जगहों पे लें, और अगर आपको ज़रा सी भी शक लग रहा है या होता है तो हमें सूचित करें। खोए का एक स्टार्च का सिंपल सा टेस्ट होता है, आप उसको भी देख के करके टिंचर आयोडीन डाल के देख सकते हैं कि उसमें एक्सेस स्टार्च या इस चीज़ नहीं है। लेकिन खोया में अगर उसको ताज़ा लेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
यूपी के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और यहाँ की होली का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है जहाँ होली का त्योहार राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है और मथुरा में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, मथुरा की होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही अधिक है और ये त्योहार पूरे देश में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। प्राचीन काल में होली का त्योहार राजाओं और महाराजाओं द्वारा मनाया जाता था और मथुरा में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है और मथुरा में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रज की होली में आज यहाँ भगवान के जन्म स्थान पर यहाँ होली का आयोजन किया जा रहा है। भव्य आयोजन में और आप देख सकते हैं होली का राधा कृष्ण हो रहा गायन हो रहा ब्रज की होली बड़े परिसर में समाज है और यहाँ जानना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर जो आए कहाँ से आए, इनसे बात करना चाहिए। बात करने की क्या नाम है आपका? नितिका। नितिका कहाँ से आई है? नोएडा से। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। हम 3 दिन से ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं। हमें बहुत देखिए कुछ लोग यहाँ 3 दिन से आए और लगातार जहाँ पर छोटी सी बच्चा लगातार हम होली में आते रहते हैं और यूपी के अमरोहा से खबर आ रही है जहां पर गेस्ट हाउस से संचालक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि प्रेमिका को गेस्ट हाउस बुलाकर गोली मारी और शक के चलते प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या के बाद आरोपी खुद सरेंडर करने चौकी पहुंचा, जहां प्रेमिका हरिद्वार की बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि प्रेमी अमरोहा जिले के थाना बछरायू का रहने वाला है। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच जारी है। वहीं औद्योगिक चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात हुई और थाना गजरौला क्षेत्र के गेस्ट हाउस का पूरा मामला है। आज सुबह थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक होटल रूम में एक लड़की को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इसमें अभियुक्त अंकुश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। थाना बछरायू का निवासी है। इसमें जो लड़की मृत है उसकी उम्र
20 वर्ष है लगभग और ये हरिद्वार की रहने वाली है। इसने पूछताछ में बताया है कि इस लड़की से इसका प्रेम संबंध पिछले लगभग 1.5 वर्षों से था। कल इसने फ़ोन करके इसे होटल में बुलाया था और इनके बीच में वाद विवाद हुआ। इसको शक था कि ये किसी अन्य लड़के से बात करती है। इसी के चलते इसने गोली मारकर इसकी हत्या करना स्वीकारी है और इससे पूछताछ की जा रही है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा के सदर बाजार में भव्य फूल डोल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर मेले का आनंद लिया। मथुरा फूल डोल मेले का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों से मिलता है, जैसे कि महाभारत और पुराणों में है, और इस मेले का आयोजन होली के त्योहार से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। प्राचीन काल में फूल डोल मेले का आयोजन मथुरा के राजाओं द्वारा किया जाता था, जो कि भगवान कृष्ण के भक्त थे। इस मेले में लोग बड़ी संख्या में भाग लेते थे और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आयोजन बन गया है। जी बताइए, आज यहाँ पर भव्य मेले में आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत भव्य कार्यक्रम है और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सब जगह हो रही और ब्रज में हो रहा। यहाँ 40 दिन परंपरागत इतने बढ़िया भव्य आयोजन होते हैं। तो आज मैं सदर में आई हूँ, इतना भव्य बढ़िया अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ है। 40 दिन तक लगातार देशवासियों को ब्रज से परंपरागत अच्छी और सुंदर और भव्य होली देखने को मिलेगी और सभी देशवासियों को मैं ब्रजवासियों की तरफ से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुख्यमंत्री आए थे बरसाने पर और उन्होंने कहा था अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मथुरा की बारी है तो पूरे देश को पता है और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी कि इस तरफ अपना रुख मोड़िए और जल्दी से जल्दी हमारी जन्मभूमि को मुक्त कराइए। हर वर्ष यहाँ मेला आयोजित करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ा आनंद का विषय है। हमारा मेला जो है हमारे पूर्वजों द्वारा 1903 में निकाला गया पहला शुभारंभ, और आज जो है 125 साल 24 साल इस मेले को हो गए और वो परंपरागत तरीके से हम लोग सब जो है उसको निभाते आ रहे हैं। और ये हमारा एक प्रेम प्रतीक जो है मेला है। यहाँ बड़ी आस्था और बड़ा भव्य जो है मेला निकलता है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और बड़ा प्रेम का प्रतीक है। आज के बाद से यहाँ मेला का और होली का उत्सव चालू हो जाता है हमारे सदर बाजार में। लगभग कितने वर्ष पुराना मेला है? 125 साल पुराना मेला है हमारा। तो ये मेला रात्रि में कहाँ से कहाँ तक? रात हमारे जो है अग्रवाल धर्मशाला से निकलकर हनुमान जी के मंदिर से डोला जो है प्रारंभ होकर महादेव घाट पे जो है प्रस्थान करता है। वहाँ विश्राम करने के बाद में मेला उसके बाद में सुचारू रूप से निकलता है। सदर बाजार के विभिन्न मार्गों द्वारा रात्रि 1 या 2 बजे के आसपास में समापन होता है। आप यहाँ बता रहे हैं भव्य मेला है और प्रत्येक वर्ष वर्षों पुराना मेला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सदर में आई हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत खूबसूरत मेले का आयोजन किया गया है। मैं समस्त सदर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, साथ साथ भाई दीपक जी को, जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, जो भी आयोजक गण हैं, सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि इतनी वर्षों पुराने एक जो आयोजन चला आ रहा है उसको आज भी नियमित तौर पे हर वर्ष आगे लेकर जा रहे हैं और पिछले वर्ष से आज और ज़्यादा झांकियाँ हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हुए ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, समस्त मथुरा वासियों को, जनपद वासियों को, ब्रज क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी के वाराणसी में गंगा ज्योति मैराथन 2025 का वाराणसी आगमन, गंगा स्वच्छता और स्वावलंबन का संदेश दिया गया है। बता दें कि वाराणसी मार्च 2025 सनातनी गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण कुमार जी के नेतृत्व में गंगोत्री धाम से निकली गंगा ज्योति मैराथन 2025 आज बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य मां गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सौहार्द, स्वावलंबी और भारत के निर्माण और गंगा महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने के संकल्प को साकार करना है। यात्रा के वाराणसी आगमन पर कैंट स्थित कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज के सभागार में अपराह्न 1 बजे एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में सेवा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी, वाराणसी के माननीय मेयर श्री अशोक तिवारी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंप और न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी कैंट विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव, सेवा भारती प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री गुलाब श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। नमस्कार, सुदर्शन चैनल के देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कैप्टन प्रवीण
सर जो ये श्री खंड ज्योति यात्रा धाम का क्या उद्देश्य है? ये जो श्री अखंड ज्योति रथ यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य जैसा आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योत है। ज्योत मतलब एक दिशा होता है, वो दिशा हम जो भटक गए हैं अपने पुरानी सभ्यता संस्कृति से, इसमें हम पर्यावरण को भी इतना ही, प्रकृति को भी इतना ही महत्व देते थे। तो फिर से एक जगाने का प्रयास है। पर्यावरण एक बड़ा ही जटिल विषय बना हुआ आज के दौर में। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है। यूपी के चित्रकूट से खबर आ रही है, जहां पर सीतापुर जिले में पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सोमवार को चित्रकूट प्रेस क्लब ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही धरना देने के बाद ज्ञापन सौंपकर हर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। जिला मुख्यालय में रविवार को चित्रकूट प्रेस क्लब ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीतापुर में पत्रकार साथी स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई है 2 दिन पूर्व, और 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक ना तो उसमें कोई उसका खुलासा हुआ है कि किन लोगों ने मारा, और ना आधिकारिक रूप से किसी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है। पत्रकार बहुत दुखी हैं और पत्रकार बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज चित्रकूट जिले के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दे करके अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो जो हत्यारे हों उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसमें जिन लोगों की साजिश हो खुलासा करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध रासुका लगाया जाए और त्वरित न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चला करके प्रभावी पैरवी करते हुए इन लोगों को फांसी के तक पहुंचाने का काम किया जाए। इसके अलावा जो पीड़ित पत्रकार हैं उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर चित्रकूट में ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए हमने यहाँ के जो भी पत्रकार हैं और जो चाहते हैं उनको सबको सख्त लाइसेंस जारी किए जाने की मांग की है। यूपी के सीतापुर में पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या के विरोध में पत्रकार संगठनों ने पैदल मार्च किया और मामले को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। बता दें कि सीतापुर की महोली तहसील के दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो के नारों से सीतापुर गूंज उठा। इसके साथ ही मृतक पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाने को लेकर पत्रकारों ने मांग उठाई। यूपी के संभल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एकादशी का जुलूस निकाला गया। बता दें अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी जुलूस के दौरान मौजूद रहे, जहां पूरे देश भर में एकादशी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर लोगों के द्वारा एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में भी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर में विभिन्न स्थानों पर लोगों को रंग खेलते हुए भी देखा गया और दोपहर के समय नगर में एकादशी का जुलूस धूमधाम के साथ निकला। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। संभल में एकादशी का जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें झांकी भी है, राजलीला भी है, काफी श्रद्धालु हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। रंग एकादशी का पर्व परंपरागत रूप में चल रहा है और सभी जगह शांति स्थापित और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी के माध्यम से सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है और जुलूस सकुशल चल रहा है। कानपुर नगर घाटमपुर थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव के किनारे खेत में अधेड़ का रक्त रंजित हालत में शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही घाटमपुर और सजेती पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देने के साथ अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि घटनास्थल पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। फिलहाल पुलिस की घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और कहा कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, घटनाक्रम थाना घाटमपुर सजेती बॉर्डर का है, जहाँ पर पुलिस को सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जानकारी की गई। तो जो मृतक है उसकी पहचान परशुराम यादव, उम्र 58 वर्ष, ग्राम जमालपुर, थाना सजेती का रहने वाला है। किसी ने उसके सर पे और मुंह पे कुछ पत्थर से वार किया है
जो आसपास की जानकारी की गई तो पता चला है कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था। उस तरफ भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शामली से खबर आ रही है, जहां पर थाना भवन 9 मार्च से प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के पश्चात किए गए सभी वादों के बेबुनियाद साबित होने पर किसानों ने बजाज शुगर मिल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी। दूसरे दिन जहां आक्रोशित किसानों ने बजाज गन्ना समिति को ताला लगा दिया, वहीं आक्रोशित किसानों ने मिल प्रशासन द्वारा शुगर मिल यार्ड से चीनी का ट्रक भरकर निकालने की योजना बनाई गई थी। इसे विफल करते हुए हंगामा काटा। किसानों ने पूर्व में ही मिल गेट पर ताला लगाते हुए कहा कि अंदर से चीनी भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। प्रशासन से हुई वार्ता में किए गए वादों के पूरा न होने के कारण बड़े परेशान भी हुए और संयुक्त किसान संघर्ष समिति का समर्थन करने पहुंचे भानु गुट के प्रदेश संगठन मंत्री शक्ति सिंह ने कहा, किसानों को केवल ठगा गया है। हुआ है किसानों का उसमें बाहर गेट पर किसानों ने धरना दिया हुआ है 2 दिन से, चीनी रोकी हुई है और ये चोरी से चीनी मिल प्रशासन जो है गाड़ी अंदर बुलाई है। एक यहाँ अंदर है, ड्राइवर ने वीडियो में कहा है कहाँ चीनी भरने के लिए आया हूँ। 2-3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं यार्ड में भी। तो किसान क्या चाहते हैं? पिछले गेट से किसान चाहते हैं इनका भुगतान हो, चीनी बेचे, चीनी बेचे। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुगतान किसान का सबसे पहले है। जो अब तक 27 दिन का हुआ है उसे रूटीन में लाएं और चीनी बेचें। जो अब तक की चीनी बेची उसका किसान को भुगतान कर दें इस साल का, आगे चीनी बेचें। वार्ता 2 दिन का कदम तो आपको पता चल गया होगा। पहले दिन मिल के गेट पे ताला लगा है, आज गन्ना सोसाइटी पे ताला लगाया है, क्योंकि गन्ना किसान समिति के माध्यम से मिल में आता है, इसलिए आज गन्ना समिति पे ताला लगा के उसका स्टाफ हमारे साथ धरने पे है। और अगला कदम समय आने पे बता दिया जाएगा। अगला कदम तो ये, हम तो जब तक भुगतान नहीं लिया जाता है इसका पेंडा छोड़ने के लिए अब की बार में, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि हम तो पागल हो रहे हैं भूख में। हमारे जागतों की फीस नहीं जा रही, बेइज्जती दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती जा रही, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर है। किसान मारेगा भी और आत्मदाह भी कर सकता है यहाँ पे, लेकिन पेमेंट के बिना, भुगतान के बिना ब्याज सहित नहीं उठेगा और अगला सत्र का समाधान चाहिएगा अधिकारियों से। हम आपके माध्यम से पीएम महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को सूचना देना चाहते हैं, यहाँ आए और किसानों की समस्या का समाधान करें। यहाँ आके ना संतुष्ट करें कि कैसे समाधान होगा। इसके माध्यम से कहते हैं डीएम महोदय से कि आवे बीच में किसानों को बतावें कि इससे भुगतान कैसे कराओगे। ये तो झूठे हैं। इन्होंने कल के पेपर में भी कह दिया कि 85% कह रहे हैं, 20% पेमेंट हुआ है और 85% आपको शायद किसी पत्रकार महोदय को इन्होंने वो लिख कर दिया है कि हमने 85% कर दिया। हम सब अधिकारियों से मांग करते हैं डीएम से कि इनसे जवाब लें कि 85% कैसे पेमेंट कर दिया। फिर ये किसान बेवकूफ़ हैं क्या यहाँ जो बैठे? तो आपके मुताबिक 85% पेमेंट हुआ नहीं? 85 नहीं, 20% हुआ है। आज 10 दिन का और भेज दिया इन्होंने, वो देख लो कितने % बढ़ गया होगा। 27 दिन का हो गया, अभी 125 दिन मिल चले को हो गया करीब, और 27 दिन का पेमेंट आया है। उसमें 20 की बजाय 25 हो गया होगा, आज 22 हो गया होगा। कुछ किसान कल ब्याज के बारे में जिक्र कर रहे थे कि ब्याज, किसानों का ब्याज बकाया है। ब्याज बकाया है, साल दर साल इन पे ब्याज है। उन्होंने सचिव ने नोटिस दे रखा, लेकिन किसी को पता नहीं था ये बात। अभी हमने उनसे सारा रिकॉर्ड निकलवा रखा कि प्रति वर्ष कितना ब्याज मिल पे बैठता है। हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि ब्याज सहित हमारा भुगतान करा दिया जाए, नहीं तो धरना अनिश्चित चलेगा। अब की बार मन बना रखा, आर पार करा जाएगा मामला। ऐसा है जी, बहुत लंबे समय से ये समस्या बजाज शुगर मिल के साथ चल रही है, लगभग 10 वर्ष हो गए, और यहाँ का किसान पूरी तरीके से इसने अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों की फीस, अन्य खर्चे, त्योहार सिर पे हैं, शादी ब्याह के सभी किसानों से निवेदन है 10-15 किसान यहाँ बैठकर और हमारी साथ आ जाओ। पहले गेट तभी ताला लगाया जाएगा, उधर को चीनी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई 10 किसान यहाँ बैठे उधर आ जाए। हम पूरा जो किसान मतलब एक संगठन से भी अलग पूरा किसान वर्ग जो है अब इससे आहत हो चुका है और पूर्ण रूप से समिति के जो संघर्ष समिति है इसका साथ दे रहा है। और जब तक पेमेंट नहीं होगा हम लोग इनके साथ हैं और बड़े के साथ हैं। यूपी के रायबरेली में सरकारी कार्यालय मैखाना बना नजर आया। बता दें, अधिकारी कार्यालय में बैठकर शराब पीते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया।
कानून गो और लेखपाल सहित कई अन्य लोगों का वीडियो भी वायरल हुआ। कार्यालय के अंदर शराब की बोतलों का जखीरा लगा रहता है। तो वहीं कानून गो ने कमरे पर ही स्वीकार किया कि 5 बजे के बाद सरकार द्वारा परमिशन है और हरचंदपुर के आचाकापुर मोड़ पर स्थित राजस्व निरीक्षक कार्यालय बताया जा रहा है। यूपी के हरदोई में मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां 7 महीने से पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और शहर कोतवाली पुलिस ने एसपी के निर्देश पर भी मुकदमा नहीं दर्ज किया। कहा जा रहा है कि पीड़ित से शिकायती पत्र पुलिसकर्मी बदलवाने का दबाव बना रहे हैं और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का पीड़िता ने आरोप लगाया है। मेरा नाम सुस्मिता है। हम नियर प्लेवे स्कूल खजांची टोला हरदोई में रहते हैं। मेरी शादी 4 दिसंबर 2023 को संदीप के साथ हुई थी। संदीप और उनके भाई सुशील श्रीवास्तव और उनकी मम्मी यमुना श्रीवास्तव, उनकी बहन नीलम श्रीवास्तव सब दहेज के लिए मेरे साथ बहुत मारपीट कर रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। 30 तारीख को जब सास मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मेरे जेठ आए थे, हम अकेले घर में थे, उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की। फिर 28 तारीख को ये लोग पूरा प्लानिंग कर रहे थे मुझे मार डालने की, तो हम छत पर भाग कर गए। हमने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, अपने पापा को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद पुलिस के साथ हम घर में आ गए। तब से बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन मेरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे जेठ है वो वन विभाग में दरोगा है, इसलिए वो कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं। क्या मांग करोगे सीएम से? यही चाहते हैं मेरी FIR लिखी जाए। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के तत्वाधान में बापू सभागार पटना में आयोजित माई बहन महासम्मेलन हुआ, जिसमें शेर घाटी विधायिका मंजू अग्रवाल दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव ने माई बहन को संबोधित भी किया। बिहार के गया में जेल में बंद कैदी को नियुक्ति पत्र मिला है। बता दें कि बोधगया महाबोधि संस्कृति केंद्र में TRE-3 का औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार लगातार बहाली निकाल रही है। TRE-1, TRE-2 से नियुक्ति पाने के बाद बिहार के विभिन्न विद्यालयों में अपना योगदान दिया है, जहां TRE-3 के तहत हजारों अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि पूरे बिहार में लाखों अभ्यर्थियों को औपबंधिक पत्र दिया गया है। गया में मोहनपुर प्रखंड थाना के एरकी गांव निवासी हैं। 18 महीनों से जेल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर पास भी किया। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच पटना जेल से औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पोते और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया और सिंधिया राजघराने की महारानी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने जीवाजी क्लब पहुंचकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर महान आर्यमन ने कहा कि उनके दादाजी की छवि सुनते ही लोग आज भी भावुक हो जाते हैं। जहां उन्होंने देश और प्रदेश के लिए विकास के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। महान आर्यमन ने ये भी कहा कि माधवराव सिंधिया का जो व्यवहार और प्रेरणा थी, उससे आज वे सीख रहे मन में है। बिल्कुल, उनकी छवि सबकी मन में, पूरी जनता की मन में है। उनके नाम सुनते ही लोग बहुत भावुक हो जाते हैं उनकी यादों से। और जैसे आपने कहा, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश, ग्वालियर और अपने देश के लिए काम किया है और अपनी जनता के लिए काम किया है। तो इसलिए इस दिन, ख़ास इस दिन पे हमेशा हर साल हम उनको बहुत याद करते हैं और उनके जो काम है, उनका जो व्यवहार था, उनको याद करते हैं और हर दिन वो व्यवहार को हम अपनाते हैं। एक नारा युवराज साहब इस ग्वालियर चंबल अंचल में रहा एक समय, जब वो इलेक्शन में कैंपेन में रहते थे। लोग कहते थे हर दिल पे नाम लिख दिया माधवराव सिंधिया। आपने अभी किन्हीं लोगों से ये नारा सुना, उनकी चर्चा? नहीं, बिल्कुल, काफ़ी लोग, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आंखों में दिख जाता है। मध्य प्रदेश के धार शहर में हिंदू राज्य युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के शौचालय का नामकरण औरंगजेब के नाम से कर दिया और पोस्टर भी चिपका दिया। वर्तमान में औरंगजेब देश में राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदन में भी इसको लेकर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री अलग ही अंदाज में नजर आए। देश के कई हिस्सों में राजनीतिक लोगों ने इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी। शौचालय का नामकरण औरंगजेब के नाम पर किया गया। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में CISF का
56वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी दिखाए। इसके साथ ही इकाई के स्वान दस्ते के द्वारा अद्भुत डेमो का प्रदर्शन किया गया, जिससे वहां पर उपस्थित दर्शकों का मन गदगद हो उठा। वहीं QRT के कमांडोज द्वारा डेमो का प्रदर्शन किया गया, जो कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। वहीं आने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों से लड़ने की तैयारी को बताता है। कार्यक्रम में CISF के इकाई प्रमुख डिप्टी कमांडेंट लिमाइनबा द्वारा बताया गया कि 10 मार्च 1969 को CISF का गठन हुआ था। तब से लगातार CISF जवानों ने अपने देश की औद्योगिक सुरक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सुरक्षा को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ढंग से निभा रहा है। प्रमुख संस्थानों जैसे कि मेट्रो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तथा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपने वाक्य संरक्षण और सुरक्षा के तहत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक ITBP श्री वीर व्रत नेगी थे। कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट CRPF, कमांडेंट इंडियन आर्मी और अन्य सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख भी मौजूद थे। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में CISF डिब्रूगढ़ के इकाई प्रमुख द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया गया। डिब्रूगढ़ में CISF 56वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। CISF फैमिली जवानों के लिए मेरा हार्दिक शुभकामना है। 56th रेजिंग डे आज मना रहे CISF यूनिट। आज एक और चीज़ हमने ध्यान रखना है कि जितने सैक्रिफाइसेस CISF ट्रूप्स ऑल ओवर इंडिया किए, उसको भी हमें एक बार नमन करना पड़ेगा आज के दिन में स्पेशली। और CISF एक ऐसा फोर्स है जो एक रोल से दूसरा रोल में एक्सपैंड हो रहा है। आजकल क्रिटिकल गवर्नमेंट सेक्टर से लेके एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टूरिज्म सेक्टर्स, बिजनेस, सब जगह पे CISF अभी स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी जैसा हो गया जो सपोर्ट दे रहे हैं। तो उनके सारे फैमिलीज, जवान, परिवार, सबके लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। Our commandant Sri Lima sir to say few words as a vote of thanks to the और अन्य साथी, मुझे खुशी है कि आज हम यहाँ पे CISF का रेजिंग डे मना रहे हैं और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि इस मौके पे मुझे यहाँ पे बुलाया है और इस फंक्शन के शरीक होने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो सभी CISF के फैमिली को आपके ये जन्मदिन है 56 जो रेजिंग डे है, इस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके फैमिली बच्चों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से CISF इन आज के कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य निर्वाह कर रही है। खासकर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जो कि बहुत अहम है। इसके अलावा जो भी मेजर इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, उसकी सिक्योरिटी भी आप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आप पे दायित्व दिया गया है जिसको आप बहुत अच्छे तरह से निर्वाह कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं विश्वास रखता हूं कि भविष्य में भी आप जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते रहेंगे और अपने बल का और देश। तो चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय।